चलिए। हाँ तो बच्चों हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें हमने कंप्लीट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का। ठीक है, और हमने आपसे 6 किंगडम भी डिस्कस कर लिया है। अगर आप याद कीजिए तो हमने 6 किंगडम भी डिस्कस किया था, 3 डोमेन भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग सभी किंगडम को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग करेंगे, मोनेरा किंगडम को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मोनेरा किंगडम का डिटेल से स्टडी। तो मैं साथ में एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा हूं, हम पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूं बाकी सभी को प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आपका होमवर्क पहले से डिसाइड कर देता हूं। आपको आज करना है क्या है कि जो भी आज हम पढ़ाई करेंगे आप उसे एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हम एनसीईआरटी से आज मोनेरा किंगडम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम उसे अच्छे से पढ़ने में 20 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद आप जा करके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बस आपका काम है कि एमसीक्यू को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा, इनफ हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, सेम पैटर्न। प्रोटिस्टा जाके पढ़िएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे करना है बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं। आपको ज्यादा मैं मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कम टाइम में मैक्सिमम काम करना है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने में हाफ एन आवर नहीं लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है आधा घंटा लग जाए, यानी 1 घंटे का आपका रोजाना का होमवर्क रहेगा बॉटनी के साइड से। बस बॉटनी में आपको बच्चा 1 घंटे का काम करना है, ओनली 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं करना है। आ गई बात समझ में? चलिए, तब तक सभी बच्चे आ चुके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चे लोग, मोनेरा किंगडम। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मोनेरा किंगडम को कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने बोला था 5 चीजें याद रखिए। मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी के सभी बच्चे लोग प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे। यानी प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब इनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, झूठे न्यूक्लियस होंगे। ट्रू न्यूक्लियस क्या होंगे? एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स आपको आता है ना, प्रो का मतलब पुरानी, प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। हम इस पे बातें करेंगे, हम इस पे वापस से डिटेल से बातें करेंगे। फिलहाल के लिए सभी बच्चों को मालूम है कि जो भी मोनेरा किंगडम का मेंबर है उनके अंदर में नेचर वाइज कैसे है? प्रोकैरियोटिक। सेकेंड, इनके अंदर जो भी मेंबर होंगे बच्चे लोग वो यूनिसेल्युलर होंगे, यानी कि कोई भी यहां मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा। तीसरा फीचर जो होगा, तीसरा जो फीचर्स होंगे, एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे ध्यान से तो जो मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है वो बच्चा दिखने में सिंपल होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है सिंपल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप देखिएगा बच्चा, सिंपल इन स्ट्रक्चर। आप सभी को मालूम है कि जो मोनेरा किंगडम के मेंबर है ना, उनकी बनावट कैसी होती है? प्रोकैरियोट कैसे सेल है? सिंपल स्ट्रक्चर। बट एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्या लाइन है बच्चे लोग? बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो आप यहां थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, सर बिहेवियर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर तो समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक है तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, बट बिहेवियर क्या है सर? यानी कि हम लोग इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यहां पर बच्चा बिहेवियर कहने का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा गया है। यहां पर बिहेवियर कहने का मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा गया है। और आपको मैंने बताया था कि मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे लोग कई तरह के, याद कीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने से एक्सप्लेन किया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चा फ्यू बैक्टीरिया यानी फ्यू मोनेरा किंगडम के मेंबर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और मैक्सिमम में बच्चा, मैक्सिमम में कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। तो नीट के क्वेश्चन में आएगा फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक और मैक्सिमम कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरीके होंगे, सन के हेल्प से खाना बनाएंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफ, पीए यानी फोटो ऑटोट्रॉफ, और केमिकल के हेल्प से खाना बनाएंगे तो बच्चा कीमो ऑटोट्रॉफ। दोनों तरह का ऑटोट्रॉफ मिलेगा। हेट्रोट्रॉफ में कैसे बच्चा, एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्टिव है। अगर वो लिविंग से लेंगे तो बच्चा पैरासिटिक, और डेड से लेंगे तो बच्चा सैप्रोफिटिक। क्या मैंने ये सब चीजें आपसे डिस्कस की है ना? तो एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर यानी न्यूट्रिशन के बारे में बात करने के लिए बोलता है। जब एनसीईआरटी के थ्योरी को पढ़िएगा तो एनसीईआरटी ने लिखा है फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक, फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक बट मैक्सिमम आर हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक में मैक्सिमम जो होंगे वो सैप्रोफिटिक नेचर के होंगे, सड़े गले को खा करके जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये स्ट्रक्चर क्लियर होता है, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन है बच्चा कि जो मोनेरा का सोल मेंबर है यानी मेन मेंबर है, मोनेरा किंगडम का जो मेन मेंबर है, सोल मेंबर है, वो बच्चा बैक्टीरिया है। यानी हम मोनेरा किंगडम में किसे पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया। अब सबको मालूम है कि मोनेरा किंगडम के अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेन ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन है बच्चे लोग, बैक्टीरिया। जैसे आप यहां पढ़िएगा आर्की बैक्टीरिया, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया ही तो है। तो यहां आप जो भी पढ़ते हैं उसे हम बैक्टीरिया ही कहते हैं। ठीक है, तो सोल मेंबर इज द बैक्टीरिया। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन है कि मोनेरा किंगडम शोज, इसके मेंबर जो है ना मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। ये भी हमने आपसे डिस्कस किया है, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है डाइवर्स मेटाबॉलिज्म करेंगे। सर मेटाबॉलिज्म क्या है, फिर से सुन लीजिए। एनसीईआरटी में है कि मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है वो डाइवर्स मेटाबॉलिज्म करते हैं। सर मतलब समझ में नहीं आया। तो मोनेरा किंगडम के मेंबर के अंदर में ताकत है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, N2 फिक्स कर सकते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर ताकत है बच्चा अमोनिया बनाने की, अमोनिफिकेशन कर सकते हैं। मोनेरा किंगडम नाइट्रेट्स बना सकता है, नाइट्रिफिकेशन हो गया। ये बच्चा फर्मेंटेशन भी तो करते हैं, दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना। ये बच्चा बैक्टीरिया कितनी तरह की अलग अलग बीमारियां कॉज करते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी में डाइवर्स मेटाबॉलिज्म दे रखा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब कैसा वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आप देखिएगा मोनेरा किंगडम के ऑर्गन्स अलग तरह के डाइवर्स मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पॉसिबल है, अमोनिफिकेशन कर सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन, दही बनाना, यहां तक एल्कोहल भी बनाते हैं। बेटा फंगस बनाता है, ईस्ट फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन बच्चा बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी बच्चे अलग अलग तरह का फर्मेंटेशन करते हैं। ये बच्चा मीथेन भी बनाते हैं। तो एनसीईआरटी को लिखना पड़ा मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट एनसीईआरटी को जब पढ़िएगा तो एक वर्ड और मिलेगा जो मैं सेकेंड स्टेप में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा कॉस्मोपॉलिटेंट होंगे। एनसीईआरटी में बच्चा कॉस्मोपॉलिटेंट वर्ड नहीं यूज किया, पहले समझिए। एनसीईआरटी में कॉस्मोपॉलिटेंट वर्ड तो नहीं है, मतलब क्या होता है सर, यानी ये हर जगह पाए जाएंगे। ये बच्चा आपके वाटर में रह सकते हैं, तभी तो हम पानी, गंदा पानी पीते हैं, बीमारी हो जाती है, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। पढ़ते हैं ना कि गंदा पानी पीने से बीमार पड़ गए, यानी गंदे पानी में बैक्टीरिया सर्वाइव करते होंगे। यहां तक बच्चा ये आराम से एयर में स्पोर के फॉर्म में रह सकते हैं, एयर में स्पोर के फॉर्म में रह सकते हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल, एनसीईआरटी का वर्ड है, मिट्टी। बच्चा एक चम्मच मिट्टी आप उठा लीजिए, हाथ में बच्चा मुट्ठी भर मिट्टी उठा लीजिए, उनमें 1000 ऑफ बैक्टीरिया आसानी से आपको मिल जाएंगे, 1000 ऑफ बैक्टीरिया आपको आसानी से मिल जाएंगे। ए हैंडफुल ऑफ सॉइल एनसीईआरटी का वर्ड है। तो मैं जो भी चीज बोल रहा हूं ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ मैं रिपीट कर रहा हूं, किंगडम मोनेरा में जो भी होंगे कौन होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, जो भी होंगे यूनिसेलुलर होंगे। सोल मेंबर यानी जो मेन मेंबर है वो कौन है, बैक्टीरिया है। हम जानते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है वो किसके मेंबर है, वो मोनेरा किंगडम में ही तो आएंगे। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाए सबसे ज्यादा कौन है,
फंगस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? तो आंसर इज द मोनेरा किंगडम के मेंबर। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेगा, पानी में मिल सकता है, मैंने अभी बताया। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी, एक स्पून, एक मुट्ठी आप मिट्टी ले लो, वहां पर हजारों बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं आसानी से। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये बच्चा ऐसे कंडीशन में मिल सकते हैं जहां गर्म पानी के झरने ना, एनसीईआरटी में लिखा हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, डेजर्ट जहां हम सरवाइव नहीं कर सकते, बैक्टीरिया आसानी से रह सकता है। अंटार्कटिका में जहां पर कोई सरवाइव नहीं करेगा, -60, बैक्टीरिया आसानी से रह सकते। ओशन के बॉटम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ऑर्गन सरवाइव नहीं कर सकता, वहां ये आराम से रह सकते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां कोई नहीं रह सकता, ये मोनेरा किंगडम के और मेंबर आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी का सेकंड वर्ड्स को हम लोग ध्यान से देखें। और एनसीईआरटी ने लिखा है, जो सबको आता है, कि जो मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर कौन है बच्चा? बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के 4 तरह के शेप होते हैं, क्या आप सभी को मालूम है? हाँ सर, हमें आता है, बहुत आसान सा ये टॉपिक है। अगर वो स्फेरिकल होगा तो कोकस कहेंगे, अगर रॉड शेप का होगा तो बैसिलस कहेंगे, अगर बच्चा स्पाइरल शेप का होगा स्पाइरिलम कहेंगे, और वो कॉमा शेप का होगा विब्रियो कहेंगे। क्या सभी को आता है ना? अगर वो स्फेरिकल है तो क्या कहेंगे बच्चा? कोकस। रॉड शेप का है तो क्या कहेंगे? बैसिलस। अगर वो स्पाइरल शेप का है तो क्या कहेंगे? स्पाइरिलम। और अगर वो कैसा है, कॉमा शेप का है, तो बच्चे लोग इसे क्या कहेंगे? विब्रियो। तो आपको एनसीईआरटी के सारे लाइन को मैंने कवर कर दिया। एनसीईआरटी में चारों फिगर बने हुए हैं, मोस्ट कॉमन शेप पूछा जाएगा तो आप आंसर बैसिलस कीजिएगा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला शेप, आंसर इज द बैसिलस, यानी रॉड शेप। चलिए ठीक है, अब आइए आगे। क्या एनसीईआरटी में ये लिखा है बच्चा? दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, सिंपल स्ट्रक्चर में है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। काम यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बात कर रहे, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। हमसे कंपेयर कर लीजिए, फंगस से कंपेयर कर लीजिए, अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, हमने डिस्कस कर लिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सम लिखा है बच्चा, फ्यू, कुछ बैक्टीरिया खुद से खाना बनाएंगे। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, डिस्कस कर लिया हमने। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी मैक्सिमम जो होंगे वो हेट्रोट्रॉफ होंगे, वो खाना खुद से नहीं बनाएंगे। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, यानी वो लिविंग पे करेंगे तो पैरासिटिक, और डेड किससे करेंगे तो सैप्रोफिटिक। क्या एक एक बच्चों में यहां तक क्लियर हो गया? यस नो बताइए। एनसीईआरटी के दोनों पैराग्राफ हमने कवर कर दिया, फटाफट बोलो, मैसेज में जो यस नो लिखो, फटाफट जाइए, यस नो यस नो यस नो। हमने एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर लिया, नो इश्यू ना यहां तक? चलो यहां तक कोई इश्यू नहीं है, आसान है बच्चा, आसान है। चलिए अब हम लोग इंटर करते हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग मोनेरा को पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट्स में। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोनेरा किंगडम को पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट्स में। एक का नाम आर्की बैक्टीरिया, एक का नाम आर्की बैक्टीरिया, पुराने वाले, एंशिएंट वाले, प्रिमिटिव वाले आर्की बैक्टीरिया। और एक पढ़ेंगे बच्चा, यू का मतलब होता है ट्रू, एडवांस वाले, जिसे कहेंगे यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो हम बारी बारी से 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने मोनेरा किंगडम को 2 हेडिंग में पढ़ने के लिए बोला है। एक का नाम आर्की बैक्टीरिया, एक का नाम यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब समझिएगा, आर्की का मतलब बच्चा लोग होता है आर्कियोलॉजी, आर्की का मतलब एंशिएंट, एंशिएंट मतलब पुराना, एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। तो मैंने आपसे डिस्कस किया होगा कि जब बच्चा अर्थ बना था, जब सन थे, सन क्या था? ये आग का गोला था, फायर, आग का गोला था, ठीक है।
जब ये सन टूटने से, सन के ब्रेकडाउन से छोटे छोटे बच्चा प्लैनेट्स बने, इसी प्लैनेट से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ पे एक्सट्रीम कंडीशन थे। एक्सट्रीम कहने का मतलब है यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा था, टेम्परेचर काफी ज्यादा थे, और सॉल्ट बच्चा बहुत ही, जो भी सॉइल थे वो बच्चा सॉल्टी थे, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा था। सेकेंड, इस अर्थ पे बच्चा ढेर सारे रेडिएशन भी आते थे, रेडिएशन काफी ज्यादा था, पीएच काफी एसिडिक था, यानी कुल मिलाकर के अर्थ पे जो कंडीशन थे वो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए बेटर नहीं था। वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकता था, क्योंकि अर्थ का जो कंडीशन था पूरी तरह से एबनॉर्मल कंडीशन थे। लेकिन उस एबनॉर्मल कंडीशन में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आता है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो दुनिया में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, अर्थ पे आने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? लाइफ सबसे पहली बार जो अर्थ पे स्टार्ट हुआ, उस लाइफ को स्टार्ट करने का क्रेडिट आर्कीबैक्टीरिया के पास है। हाँ, और बच्चा जब से आर्कीबैक्टीरिया आया, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? आर्कीबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आज भी है, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं देखे गए, इसलिए बच्चा हम इसे कहते हैं ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना लिविंग फॉसिल। सर लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? लिविंग फॉसिल बायोलॉजी में उसे कहते हैं जो बच्चा आज भी पुराने जमाने से लाखों साल पहले बना है, लाखों साल पहले बने, आज भी मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया। जैसे बच्चा कॉकरोच, कॉकरोच आपके घर में दिख जाएगा, बहुत साल पहले आए, लाखों साल हो गए, क्या उनमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ? नहीं। पुराने फीचर्स अभी भी हैं, हाँ, तो उसे कहेंगे लिविंग फॉसिल। वो मरे नहीं है, आज भी है, जिंदा ही है, लेकिन उनमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो लिविंग फॉसिल तो अर्थ पे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन है? आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि आज भी आर्कीबैक्टीरिया उसी कंडीशन में, उसी नेचर के पाए जाते हैं। तो नीट में क्वेश्चन आया था, आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस हो, आसानी से सर्वाइव कर लेता है, हॉट स्प्रिंग में रह लेता है। जब बच्चा बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है, आसानी से सर्वाइव कर लेता है ना। ओशन के बॉटम पे जहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर जोन है, ओशन के बॉटम पे, याद रखिएगा ये नीट का क्वेश्चन था, हाई प्रेशर जोन, ओशन के बॉटम पे जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये बैक्टीरिया आसानी से सर्वाइव कर लेते। तो नीट में क्वेश्चन पूछा, हाउ, आखिर इन आर्कीबैक्टीरिया में ऐसा क्या चीज है जिससे ये हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, हाई एसिडिक कंडीशन पे आसानी से सरवाइव कर लेते हैं? सरवाइव। और जब अर्थ बना था तो उस टाइम ऑक्सीजन भी नहीं था, एनारोबिक कंडीशन थे, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते थे। तो ऑलरेडी बताइए रेडिएशन काफी ज्यादा था, आखिर ये सरवाइव कैसे करते बिना ऑक्सीजन का, हाई टेम्परेचर पे? तो एनसीईआरटी में बच्चा इसके आंसर भी गिवन। तो इसका आंसर है कि आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। जब आप आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल चेक कीजिएगा तो इनके सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, इनके सेल वॉल बने स्यूडोम्यूरिन से, स्यूडोम्यूरिन से। मैं इस चीज को अगले स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है, आप आंसर करके आइएगा बच्चा म्यूरिन। म्यूरिन, ये एक और नाम है बच्चा लोग पेप्टिडोग्लाइकेन, आपने पढ़ा होगा पेप्टिडोग्लाइकेन। सर ये होते क्या है पेप्टिडोग्लाइकेन? ध्यान से सुनिए, पेप्टिडो का मतलब हो गया प्रोटीन, पेप्टिडो का मतलब बच्चा प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब शुगर, यानी शुगर और प्रोटीन के मिक्सिंग है। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब शुगर, प्रोटीन और शुगर के मिक्सिंग से बना हुआ है इनके सेल वॉल। लेकिन किन के? यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के। आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से नहीं बना है। आर्कीबैक्टीरिया अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में, हाई टेम्परेचर पे
हाई प्रेशर पे ना सरवाइव कर सकता है, ड्यू टू दे आर डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल, डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल। सर क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है, म्यूरिन से नहीं बना है, तो सर बना किससे है? कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल है, कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स केमिकल है जिसका नाम है एन एसिटाइल टैलोसामिन न्यूरामिनिक एसिड। आपको याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है म्यूरिन से नहीं बना है, ये कुछ झूठे म्यूरिन से बने हैं जिसका नाम है स्यूडो म्यूरिन। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपके एनसीईआरटी में गिवन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन। नीट में ये क्वेश्चन आया कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आंसर इज द सेल वॉल, लेकिन ऑप्शन में सेल वॉल नहीं था, यही गड़बड़ हुई थी। 3 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया, आर्की बैक्टीरिया एबनॉर्मल कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर लेता है ड्यू टू, तो बच्चे ने सोचा सेल वॉल आंसर होगा, और ऑप्शन में सेल वॉल था ही नहीं, तो आंसर चला गया डिफरेंट नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में सेल वॉल तो लिखा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। हमें मालूम है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, 2 लेयर बने होते हैं। आपने पढ़ा है ना कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है, ठीक है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के अंदर में फॉस्फोलिपिड के बच्चा यूनिलेयर है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे नहीं टूटते, वो बच्चा यूनिलेयर है। और सेकेंड चीज, वो ब्रांच्ड है, उनके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है, ब्रांचिंग पाई जाती है, इसलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन पे डैमेज नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते। तो आपको नीट के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना है, आपको पहला ऑप्शन देखना है सेल वॉल, सेल वॉल डिफरेंट है, सर्वाइव कर लेता है, लेकिन अगर सेल वॉल ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या कीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन। क्या ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी से क्लियर हो गया? देख लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया की बारे में बात कर रहा है, इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो नीट में क्वेश्चन बनेगा, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है ड्यू टू, आंसर इज द डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल। अगर ऑप्शन में सेल वॉल नहीं होगा तो आप बच्चे लोग आंसर कीजिएगा सेल मेम्ब्रेन। इनका सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ना बना होकर के यूनिलेयर की होती है, और इनके अंदर ब्रांचिंग होती है जिससे हाई टेम्परेचर पे अपने आप को बचा सके। क्या ये वर्ड क्लियर है? चलो फटाफट बोलो, यस नो, यस नो। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपने सीख लिया? फटाफट बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कर लेंगे? चलो भाई मैसेज करो, मैसेज मैसेज मैसेज। क्या आप ये सीख लेंगे? हाँ चलिए, अब हम लोग कर लेंगे ना यहां तक। चलिए, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर्की बैक्टीरिया को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी आर्की बैक्टीरिया को फर्दर 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये एनसीईआरटी में बच्चा ब्लैक पॉइंट से गिवन है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये तीनों आपको ब्लैक पॉइंट से मिल जाएंगे। सबसे पहला है बच्चा थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा थर्मो एसिडोफाइल्स। दूसरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे बच्चा तो आपको मिलेगा हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब सॉल्ट, फाइल्स का मतलब लविंग, हेलो का मतलब सॉल्ट, फाइल्स का मतलब लविंग। और तीसरा बच्चा आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा मिथेनोजेंस, ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो नाम दिया एनसीईआरटी ने मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। आपके एनसीईआरटी में 3 ग्रुप है, हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो का बच्चा, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगे। हाई टेम्परेचर लगभग कितना सर? लगभग 80 डिग्री सेल्सियस या एवं 80 डिग्री पे आराम से रह लेंगे। एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन, पीएच 223, पीएच 223, इस पीएच पे बच्चा हमारी हड्डियां गल जाएंगी।
अगर पीएच 2 to 3 आपके हाथों पे गिर गया ना, आपका हाथ जल जाएगा, खत्म हो जाएंगे, हड्डियां तक गल जाएगी 2 to 3 pH पे, लेकिन ये बैक्टीरिया आसानी से सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, तो सर ये बाय कहां जाते हैं? एनसीईआरटी ने बच्चा एग्जाम्पल दिया है हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में, हॉट स्प्रिंग जहां टेम्परेचर 80 डिग्री से एबव होता है। चलिए सर एग्जाम्पल बता सकते हो आप? एग्जाम्पल आप बता सकते हो? तो जब बच्चा लोग, आप लोग अभी नहीं, आपको पढ़ना है एक टॉपिक 12th में, बायोटेक। आपको बच्चा एक टॉपिक पढ़ना है बायोटेक। बायोटेक में एक प्रोसेस यूज करते हैं बच्चा, जो पूरे दुनिया में फेमस है, हम सभी लोग शायद करवा रखे हैं वो चीज, जिसका नाम है बच्चा पीसीआर। कोरोना टेस्ट में आता है ना आरटीपीसीआर, याद करो, कोरोना टेस्ट में आरटीपीसीआर, उसी पीसीआर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सिलेबस में पढ़ना है बच्चा पीसीआर। ठीक है, पूरा नाम हम देखेंगे क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पीसीआर में क्या किया जाता है, जो डीएनए है ना, एक डीएनए है ना, इस डीएनए के मिलियंस कॉपीज में कन्वर्ट किया जाता है। एक डीएनए है तो उसके मिलियन कॉपीज बनाए जाते हैं। ठीक है सर, कैसे? तो वहां पास हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं, इस एंजाइम का नाम है बच्चा टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज। सर वहां पास ये एंजाइम क्यों यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज? क्योंकि पीसीआर मशीन चलाने के लिए टेम्परेचर लगभग चाहिए बच्चा 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चा? 90 डिग्री पीसीआर मशीन चलाने के लिए। ठीक है, और 90 डिग्री पे हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, और एंजाइम मालूम है बच्चा 50 डिग्री के बाद डीनेचर हो जाते हैं। हमारे एंजाइम 50 के बाद डीनेचर, प्लांट के एंजाइम डीनेचर, यू बैक्टीरिया के एंजाइम डीनेचर, फंगस के एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो अगर इस मशीन को चलाना है तो हमें एक ऐसे एंजाइम चाहिए जो 90 डिग्री पे अपना फंक्शन कर सके, डीनेचर ना हो। तो हमने एक आर्की बैक्टीरिया ढूंढा जिसका नाम है बच्चा थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस मतलब गर्म पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस। उसी बैक्टीरिया के एंजाइम को पीसीआर में यूज किया जाएगा। इसी थर्मस एक्वेटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म का यूज किया, तो थर्मस का टी वर्ड आ गया, एक्यू से एक्यू, एक्वेटिकस से एक्यू वर्ड आया। तो यहां पर एक एंजाइम का नाम मैंने लिखा बच्चा टैक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस का एंजाइम हम पीसीआर में यूज करते हैं। ये बच्चा आप क्लास 12th में बहुत डिटेल से पढ़िएगा, तो वहां आपको बताया जाएगा। याद कीजिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो मैं फिर से डिस्कस कर दूं, आप शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। जब बायोटेक पढ़िएगा तो एक मशीन आएगा बच्चा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कोरोना टेस्ट में भी यूज करते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए चाहिए 90 डिग्री से एबव टेम्परेचर। तो 90 डिग्री पे चाहिए और एंजाइम चाहिए। एंजाइम तो 90 डिग्री पे काम नहीं करते, वो तो डीनेचर हो जाएंगे। तो पता चला एक आर्की बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, वो 120 पे सर्वाइव करता है। अगर कोई ऑर्गेन्स 120 पे सर्वाइव करता है तो उसके एंजाइम भी 120 पे काम करते होंगे। हमने उस बैक्टीरिया से वो एंजाइम निकाला, उस एंजाइम को क्या नाम दिया, टैक पॉलीमरेज, और उसी को हम पीसीआर में यूज करते हैं। या बायोटेक में डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सर सेकेंड टॉपिक पे आए। सर हेलोफाइल्स क्या होता है? हेलो का मतलब सॉल्ट, सॉल्ट लविंग। बस हो गया बच्चा, सॉल्ट लविंग है। सर एग्जांपल बता दो, नहीं याद करना बच्चा, नहीं करना, आपके नाम में लिखे रहेगा हेलोकोकस। हेलोकोकस नाम में लिखा है, हेलोकोकस नाम लिखा रहेगा। थर्मोसिडोफाइल्स का नाम थर्मोकोकस। थर्मो मतलब टेम्परेचर, कोकस, कोकस मतलब सेब, नाम में लिखा रहेगा बच्चा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, हेलोकोकस है यानी सॉल्ट लविंग होगा, थर्मोकोकस है यानी थर्मोसिडोफाइल्स की बात कर रहा है। चलिए एनसीईआरटी ने बच्चा मिथेनोजेंस को डिटेल में पढ़ा है। सर मिथेनोजेंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, जो बैक्टीरिया बच्चा मीथेन बनाएगा, फर्मेंटेशन करेगा और मीथेन बनेगा। कैसे समझिए, मान लो बच्चा मार्शी एरिया, एनसीईआरटी में लिखा है मार्शी एरिया, दलदली एरिया। और मार्शी एरिया में क्या होता है ना, मिट्टी में पानी भरे तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मार्शी एरिया में मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि पानी भरे पड़े।
अब ऑक्सीजन है नहीं, और वहां पर लीफ स्टेम टूट करके गिर रहे हैं, और वहां बैक्टीरिया बैठा है, आर्की बैक्टीरिया, बिना ऑक्सीजन का वो सेलुलोज को तोड़ेगा। प्लांट के प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेलुलोज। बिना ऑक्सीजन का तोड़ रहा है, तो हो गया ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन तो हो गया ना। हम पढ़ते तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन। और सेलुलोज को तोड़ करके क्या बना देगा? मीथेन। इसलिए से कहते हैं हम लोग, इसलिए से हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पास ये मीथेन बना रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो याद रखिएगा ये मार्शी एरिया में पाए जाएंगे, दलदली एरिया में। सेकेंड, ये पाया जाएगा बेटा गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स। सर ये रूमिनेंट्स क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा रूमिनेंट्स। अब जूलॉजी वाले सर से पूछिएगा, सर रूमिनेंट्स क्या होते हैं? गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी जो कैटल्स होते हैं उसी को मैं कहता हूं रूमिनेंट्स। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इनके जो स्टोमक होते हैं ना, इनके जो स्टोमक हमसे अलग होते हैं, इनके स्टोमक में एक अलग एक पार्ट पाया जाता है रूमेन, जहां खाने को स्टोर करते हैं। कभी बकरी को देखा है? पूरा खा जाएगा, रात में वापस से निकाल करके चबाता है, याद है? तो यहाँ एक अलग स्टोमक में पार्ट होता है रूमेन। तो जिनके अंदर रूमेन पाया जाता है उसे कहते हैं रूमिनेंट्स। जिनके अंदर रूमेन पाया जाएगा उसे कहते हैं रूमिनेंट्स। अब क्या करेंगे? ये उनके गट में यानी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है? कौन? मिथेनोजेंस। ये गाय भैंस बकरी खाएगी क्या? सेलुलोज, सेलुलोज। और ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन से किस में कन्वर्ट करेंगे? मीथेन में। यानी ये मीथेन प्रोड्यूसिंग, मीथेन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। कहां बैठा है? गट ऑफ कैटल्स, गट के यानी इंटेस्टाइन में बैठा है। जो भी बकरी है, भैंस है, गाय है, सेलुलोज खाएगी। सेलुलोज को बिना ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ेगा और क्या बनाएंगे? मीथेन बनाएंगे। तो जो मीथेन बनाते हैं नाम मिथेनोजेंस। जब इनके गोबर बच्चे, इस कैटल्स के जो गोबर होंगे, डंग, कौ के डंग ना, गाय गोबर देगी, उस गोबर को कलेक्ट कर लो। किसान कलेक्ट करते हैं और बच्चा याद करो बायोगैस प्लांट बनाते हैं। गाय का गोबर, उसके अंदर में ढेर सारे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया आप डाल दो, एक गड्ढे के अंदर में डाल दीजिए, मिथेनोजेंस यानी गोबर डाल दीजिए, प्लांट के प्रोडक्ट सेलुलोज वगैरह डाल दीजिए और ढक्कन से बंद कर दीजिए। चारों तरफ से बंद करना जरूरी है क्योंकि एनारोबिक कंडीशन होना चाहिए। छोड़ दीजिए कई दिनों तक। जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को तोड़ेंगे, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, बिना ऑक्सीजन का फर्मेंटेशन करेंगे और क्या बनेंगे? मीथेन। इसी को किसान यूज करेगा अपने घर में एनर्जी के सोर्स के लिए। बल्ब जलेगा, घर में एनर्जी का सोर्स बनेगा। इसलिए बच्चा आप याद कीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन आया था, अगर आपको आसपास आर्की बैक्टीरिया ढूंढना है, कहां से ढूंढोगे? अगर आपको आसपास आर्की बैक्टीरिया ढूंढना है, कहां ढूंढिएगा? तो एक ऑप्शन था बच्चा कैटल यार्ड। आपके घर में, अगर आपके गांव में घर होंगे तो पूछेगा, गांव में अगर घर होगा तो गांव में जो घर होते हैं ना, वहां पास कैटल्स को रखने का जगह होता है, कैटल यार्ड। और कैटल्स के पेट में कौन है? इंटेस्टाइन में कौन है? आर्की बैक्टीरिया। वो क्या रिलीज कर रहा है? मीथेन। तो आप आसानी से आर्की बैक्टीरिया को ढूंढ सकते हैं, गोबर में ढूंढ सकते हो, गाय के पेट में ढूंढ सकते हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको अगर मिथेनोजेंस ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा कहां? कैटल यार्ड में। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, ये एनसीईआरटी में लिखिएगा। चलिए, क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया? देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी पढ़ो। दिस बैक्टीरिया स्पेशल, मैंने बोला ये दुनिया के पहले ऑर्गेनिज्म है। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, हार्श मतलब एक्सट्रीम, सच एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया दलदली एरिया मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। मैंने बोला ना जूलॉजी वाले सर से पूछिएगा, सर रूमिनेंट्स क्या होते हैं? तो बोलेंगे सर कैटल्स, गाय भैंस बकरी, उनके अंदर में स्पेशल स्टोमक का पार्ट होता है रूमेन। चलिए, सच एज कॉ एंड बफेलो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। वो पेट के अंदर क्या बनाएंगे? मीथेन।
फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, हम इस कॉ के डंग को यूज करेंगे गोबर गैस प्लांट में और वहां से आसानी से मीथेन बनाया जा सकता है। चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। किसे किसे आर्कीबैक्टीरिया क्लियर हो गया, फटाफट मैसेज करो, बोलो फटाफट। तो मैं भेज दूंगा, स्लाइड में भेज दूंगा, थोड़ी देर में आपको स्लाइड मिल जाएगा, स्लाइड का टेंशन मत लो, ठीक है। स्लाइड का टेंशन मत लो, स्लाइड तो मिल जाएगा। समझो अभी हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी समझना है। हो गया ना, कर लोगे आप लोग? चल तो मैं क्वेश्चन पूछ लू यहां तक 5, मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। चलो ठीक है। चलो ये बताओ, मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे? चलो फटाफट ऑप्शन आंसर करो। मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे? चलो प्रोकैरियोटिक करेक्ट। मोनेरा किंगडम के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? चलिए यूनिसेलुलर। थर्ड, मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर कौन है? मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर यानी मेन मेंबर कौन है? ठीक है। ए सोल मेंबर बेटा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया थोड़ी ना बोलोगे, बैक्टीरिया बच्चा, बैक्टीरिया। सोल मेंबर इज द बैक्टीरिया, मेन मेंबर। चलो नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट डैश 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 इन बिहेवियर। बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट डैश 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 इन बिहेवियर। बोलो क्या आंसर होगा? बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट डैश 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 इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर वाइज कॉम्प्लेक्स होंगे। चलो ये बताओ ध्यान से, फ्यू बैक्टीरिया आर, यानी कि मोनेरा किंगडम का जो मेंबर है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा करेगा? फ्यू आर और मैक्सिमम आर। बताओ फ्यू कैसे होंगे और मैक्सिमम कैसे होंगे? बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, फ्यू मेंबर कैसा करेंगे? फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक एंड मैक्सिमम कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक। फ्यू और ऑटोट्रॉफिक, मैक्सिमम कैसे? हेट्रोट्रॉफिक। चलो बैक्टीरिया को एनसीईआरटी ने कितने शेप में डिवाइड किया? एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया के लिए कितने शेप में डिवाइड किए? 4, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। ठीक है, याद है। चलिए ये बताइए ध्यान से, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन से मेंबर के ऑर्गेनिज्म करेंगे? मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म किस किंगडम के मेंबर करेंगे? मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म किस किंगडम के मेंबर सबसे ज्यादा करेंगे? आंसर इज द मोनेरा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आर्की दुनिया में सबसे पहला अर्थ पे आने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। अर्थ पे आने वाला सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का नाम, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम, आर्कीबैक्टीरिया। चलिए अब ये बताइए, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन इन ड्यू टू, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू, आंसर इज द डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अगर ऑप्शन में सेल वॉल नहीं है तो आंसर क्या कीजिएगा? सेल मेम्ब्रेन। चलिए अगर आपको आसपास में आर्की बैक्टीरिया ढूंढना है, आप कहां से ढूंढिएगा? अगर आपको आसपास आर्की बैक्टीरिया ढूंढना है तो आप कहां से ढूंढिएगा? ठीक है, आंसर इज द कैटल यार्ड या कोयार्ड। कॉटन में भी मिलेगा बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं है, कॉटन में मिलेगा, 100% मिलेगा, कैटल यार्ड में मिल जाएंगे आप। चलिए ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को एनसीईआरटी ने कितने पार्ट्स में पढ़ने के लिए बोला है? आर्कीबैक्टर को एनसीईआरटी ने कितने पार्ट्स में पढ़ने के लिए बोला है? 3, थर्मियो एसिडोफाइल, हाई टेम्परेचर लविंग, दूसरा बोला है एसिडोफाइल्स हेलोफाइल्स, सॉल्ट लविंग, मिथेनोजेन जो मीथेन बनाए। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा अपना चार्जर ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट।
बैक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एनसीईआरटी में नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है बच्चा यू बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा यू बैक्टीरिया, जिसमें हम नॉर्मल बैक्टीरिया पे बातें करेंगे। ध्यान सुनिए, हम इसमें बातें करेंगे नॉर्मल बैक्टीरिया पे, यानी इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गए, इन पे बात करेंगे, नॉर्मल बैक्टीरिया पे बात करेंगे। और यू बैक्टीरिया में एक ग्रुप हम पढ़ेंगे बच्चा जिसका नाम होगा माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी ने माइकोप्लाज्मा भी पढ़ने के लिए बोला है, जिसका एक और नाम आप सभी को मालूम है बच्चों लोग, पीपीएलओ। यानी हम यू बैक्टीरिया में नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ेंगे, एक माइकोप्लाज्मा वाली ग्रुप पढ़ेंगे, और एक बच्चा पढ़ेंगे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप बच्चों लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हो, जिसे आप बच्चों लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हो। तो हम यहाँ पास पढ़ने वाले हैं 3 पार्ट्स में, एक ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे हम नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ब्लू ग्रीन एल्गी को पहले कवर कर ले, फिर माइकोप्लाज्मा पे स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं जो कुछ वर्ड्स बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप चीजों को समझना। देखिए, जब अर्थ बना था बच्चा, जब अर्थ बना था, जब अर्थ बने तो अर्थ पे आए ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने किया बच्चा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ध्यान से सुनिएगा, अर्थ जब बना तो अर्थ पे आए ऑर्गेनिज्म जिन्होंने किया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि CO2 जो गैस है उसको पकड़ा जाता है एटमॉस्फेयर से, और उसके अंदर में बच्चा हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन डोनर कौन है बच्चा, वाटर है। CO2 गैस, उसके अंदर में क्या किया गया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया। देखिए CO2 में क्या डाल दिया मैंने, हाइड्रोजन, तो ये बन गए बच्चा ग्लूकोज, C6H12O6, ये बन गए बच्चा ग्लूकोज। हाइड्रोजन डोनर कौन है बच्चे लोग, वाटर है। तो वाटर देखिए टूटा तो उसके जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में आ गए, जो वाटर टूटा तो इन्वायरमेंट में क्या आ गया बच्चा, ऑक्सीजन। ऐसे फोटोसिंथेसिस को कहते हैं बच्चे लोग ऑक्सीजेनिक। ऐसे फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, ऑक्सीजेनिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन नाम की गैस रिलीज हुई। आगे बात समझ में, फोटोसिंथेसिस में आपको CO2 में हाइड्रोजन जोड़ना है, जोड़ने के लिए कौन अवेलेबल है, वाटर है। वाटर ने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो बन गई ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में आ गया, फोटोसिंथेसिस का नाम ऑक्सीजेनिक। लेकिन बच्चा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जो मोनेरा किंगडम के मेंबर थे, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर थे वो भी फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो फोटोसिंथेसिस में क्या करते थे, ध्यान से सुनना, CO2 को पकड़ते थे, यहां वाटर को ऐड नहीं करते थे। यहां CO2 में हाइड्रोजन डोनर चाहिए ना, या हाइड्रोजन डोनर जो था वो हाइड्रोजन सल्फाइड था बच्चा, वाटर नहीं थे, H2S थे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड था। H2S क्या करता था, H2 को डोनेट कर देता था, CO2 में हाइड्रोजन जुड़ गए और ये बन गया बच्चा ग्लूकोज, C6H12O6, ये बन गया बच्चा ग्लूकोज। ठीक है, तो बताओ बच क्या गया, बताओ बच क्या गया, सल्फर बचे ना, तो ये क्या रिलीज करते थे, सल्फर। क्या रिलीज करते थे, सल्फर रिलीज करते थे। तो क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान में क्या ऑक्सीजन रिलीज हुआ, अब बताइए ध्यान से, CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ, ग्लूकोज बन गए, बचा क्या सल्फर, तो ये बच्चा फोटोसिंथेसिस में सल्फर रिलीज करते थे, ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं करते थे ना, तो नाम पड़ा इनऑक्सीजेनिक। नाम क्या पड़ा, इनऑक्सीजेनिक, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन नाम का गैस तो रिलीज नहीं किया। तो ध्यान से सुनिएगा, मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी मेंबर थे वो बच्चा सभी इनऑक्सीजेनिक ही करते थे, सभी इनऑक्सीजेनिक करते थे। लेकिन पहला एक मेंबर आता है मोनेरा किंगडम में जो एडवांस था, जिसका नाम था बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ने सबसे पहली बार फोटोज में क्या यूज किया, वाटर, और क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। तो दुनिया में सबसे पहली बार
फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किसने रिलीज किया? वो था बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी। इससे पहले जो भी थे वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, वो सल्फर रिलीज करते थे। जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आप जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जाइएगा ना तो ये टॉपिक बहुत डिटेल से आएगा। मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको बोला जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर रिलीज करते थे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। लेकिन पहली बार अर्थ पे क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन किसने की? ब्लू ग्रीन एल्गी ने। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसा हुआ? ऑक्सीजेनिक हुआ। ठीक है। इसके बाद में जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया, एल्गी, ग्रीन एल्गी है ऑक्सीजेनिक, ब्राउन एल्गी ऑक्सीजेनिक, रेड एल्गी ऑक्सीजेनिक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर ऑक्सीजेनिक। यानी दुनिया में दो तरह के रोग हैं, एक जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ऑक्सीजेनिक, और एक सल्फर रिलीज करते हैं सल्फर वाले बैक्टीरिया। तो मुझे बताओ, जब अर्थ बना, अर्थ पे जो स्टार्टिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म आया, मोनेरा किंगडम आए, तो मोनेरा किंगडम क्या ऑक्सीजन रिलीज करता था? नो, वो तो सल्फर रिलीज करते थे, सल्फर बैक्टीरिया थे। पहली बार किसने ऑक्सीजन रिलीज किया? तो आंसर इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना, जो बच्चा ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना, वो बच्चा क्लोरोफिल ए रखेगा। जहां भी बच्चा फोटोसिंथेसिस में अगर ऑक्सीजन रिलीज हो, ऑक्सीजेनिक हो, उनके अंदर एक पिगमेंट हो गया बच्चा क्लोरोफिल ए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऑक्सीजेनिक करता था, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है दे कंटेन क्लोरोफिल ए। यानी सर सल्फर बैक्टीरिया नहीं रखते थे क्या? सल्फर बैक्टीरिया में क्या ऑक्सीजन रिलीज हुआ? नहीं, इसमें वहां क्लोरोफिल ए नाम का जो पिगमेंट है वो एब्सेंट था। तो ये चीज आप समझिएगा, आगे में बहुत काम आएगा। दुनिया में जहां भी क्लोरोफिल ए आया, कोई भी बच्चा क्लोरोफिल ए होगा तो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जो सल्फर बैक्टीरिया थे उनमें क्लोरोफिल ए नहीं था, इसलिए वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। ठीक है, यही तो कंफ्यूजन हुआ था, यही तो साइंटिस्ट लोगों में कंफ्यूजन हो गया था। ध्यान से सुनना, एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, इससे रिलेट करना कॉन्सेप्ट को। एक कहानी सुना रहा हूं। लोगों को बोला गया, साइंटिस्ट को यह बताया गया कि जो मोनेरा किंगडम है, ध्यान से सुनना, जो साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम है, उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, वो तो सल्फर रिलीज करते हैं। तो वो कैसा हो गया बच्चा? इनऑक्सीजेनिक, इनऑक्सीजेनिक। ये सभी साइंटिस्ट का यही मानना था, सभी साइंटिस्ट यही मानते थे कि मोनेरा किंगडम इनऑक्सीजेनिक करता है। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने एक डिफिनीशन दिया एल्गी को लेकर। एल्गी किसे कहेंगे? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। उसके अंदर में क्या होगे? क्लोरोफिल ए। और वो कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, मतलब प्लांट पानी में तैरने वाले हैं, पानी में तैरने वाले प्लैंकटन है, पानी में तैरते रहते हैं सरफेस पे और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उस ग्रुप को नाम क्या देंगे बच्चा? एल्गी। ध्यान सुनो, एल्गी किसी को? पानी में तैरने वाले, रूट स्टेम लीफ नहीं है, छोटे से ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। क्या पिगमेंट रखते हैं? क्लोरोफिल ए। तो जो भी साइंटिस्ट को ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलते थे उनको एल्गी नाम के ग्रुप में रखते थे और प्लांट किंगडम में प्लेस कर देते थे, क्योंकि प्लांट किंगडम ही ऐसा करता था। प्लांट किंगडम फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म मिलता था, ग्रुप का नाम एल्गी और किंगडम का नाम प्लांट किंगडम था। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम रखा गया ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि देखो नाम में लिखा है ब्लू ग्रीन, ब्लू और ग्रीन कलर के थे, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते थे और वो क्लोरोफिल ए रखते थे। तो साइंटिस्ट ने इसे कहां रख दिया? प्लांट किंगडम में। साइंटिस्ट ने कहां रखा था? प्लांट किंगडम में। किस ग्रुप के अंदर? एल्गी वाले में, इसलिए नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी में रख दिया, प्लांट किंगडम में रखा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने डिटेल स्टडी की तो उन्होंने बोला ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया। साइंटिस्ट ने बोला ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया। बोले क्या? हमने बहुत बड़ा गलती कर दी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये तो प्रोकैरियोटिक नेचर है, इनके तो झूठे न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस है। तो पता चला ये तो झूठे न्यूक्लियस वाले हैं,
तो इनको वापस से प्लांट किंगडम से निकाल करके इन्हें मोनेरा किंगडम में रखा गया और इनका नेमिंग चेंज किया गया, इनका वापस से मोनेरा किंगडम में प्लेस किया गया और तब से नाम रखा गया साइनोबैक्टीरिया। तो पुराना नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, नया नाम क्या है बच्चा? साइनोबैक्टीरिया। अगर दोनों में से एक चुनने के लिए बोले तो ज्यादा अच्छा नाम क्या है बताइए? दोनों में से एक चुनने के लिए बोले तो आप आंसर कीजिएगा बच्चा बैक्टीरिया, क्योंकि ये मोनेरा किंगडम के हैं। इनके अंदर में क्या होते हैं? मोनेरा किंगडम है, झूठे न्यूक्लियस वाले हैं। तो विटेकर ने क्या बोला था? नेचर ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक नेचर क्या है ना, बैक्टीरिया वाले है ना, तो इनका मेन नाम साइनोबैक्टीरिया है। क्या बात है, समझ में आई? साइंटिस्ट कंफ्यूज थे इसको लेकर के, इसलिए इसके दो दो नाम हो गए। एक नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, कलरफुल थे, क्लोरोफिल ए था, हमने प्लांट किंगडम में रख दिया था। लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, तो वापस से कहां रखा गया? मोनेरा किंगडम में। तो मोनेरा किंगडम में दो तरह के लोग हो गए, एक पुराने वाले बैक्टीरिया प्रिमिटिव, फोटोसिंथेसिस करेंगे लेकिन क्या रिलीज करेंगे? सल्फर, सल्फर रिलीज करेंगे, ठीक है। और एक हो गया बच्चा एडवांस वाला ग्रुप, जो फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन रिलीजिंग वाला जो बैक्टीरिया है उसी का नाम क्या है बच्चा? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका अब नया नाम हो गया साइनोबैक्टीरिया। अब नाम क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। क्या ये कहानी आप सभी को समझ में आई? दो दो नाम इसके क्यों पड़े, समझ में आया? चलिए फटाफट बोलो हाँ या ना। ये बच्चा ट्रू एल्गी नहीं है, ट्रू एल्गी हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, ये बच्चा ट्रू एल्गी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रू एल्गी तो हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, ठीक है। ये एल्गी है, एल्गी है लेकिन ट्रू एल्गी नहीं है, क्योंकि हम तो मोनेरा किंगडम में पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आगे बात समझ में, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जब आप एनसीईआरटी देखते हो, जब आप एनसीईआरटी देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हाँ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी ने बोला है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। चलिए भाई, पहला, दे में बी यूनिसेलुलर, एक सेल के हो सकते हैं, दे में बी कॉलोनियल, कॉलोनी में रह सकते हैं, कॉलोनियल यानी कि बहुत सारे मिल करके एक साथ रहेंगे, कॉलोनी में रहेंगे, मिल करके रहेंगे। और तीसरा है बच्चा फिलामेंटस, फिलामेंटस। एनसीईआरटी का ये सारे वर्ड्स है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेलुलर का एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया है बच्चा, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चा? क्योंकि ये क्लास 12th में पढ़ना है, स्पाइरुलिना। आप क्लास 12th में ये नाम सुनिएगा बच्चा, स्पाइरुलिना। सर क्यों पढ़ेंगे 12th में? क्योंकि बच्चा ये एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन, एक सेल के, लेकिन दे हैव वेरी रिच इन प्रोटीन, इनके बॉडी में ढेर सारे प्रोटीन होते हैं, इसलिए कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। नाम मिलेगा ना, सिंगल सेल, एक सेल के, दे आर रिच इन प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन है। कौन है बच्चा? स्पाइरुलिना। कॉलोनियल सर पढ़ना है क्या? हाँ पढ़नी है। सर कहां पढ़ना है? तो कॉलोनियल के एग्जांपल है बच्चा लोग एनाबेना, ये नाम आपने सुना होगा, एनाबेना। चलिए तीसरा फिलामेंटस पढ़ना है बच्चा, नॉस्टॉक, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नॉस्टॉक डिटेल से पढ़ना है। सर क्यों? एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, एनसीईआरटी ने फिलामेंटस बनाया, फिलामेंटस मतलब सर एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, एक के ऊपर एक सेल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल, तो हो गए फिलामेंटस। ये पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, बहुत सारे सेल हो गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिलामेंटस। बहुत सारे सेल आपस में मिलकर के ग्रुप में रह रहे हैं, तो कॉलोनियल। तो देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में फिगर जब देखिएगा ना नॉस्टॉक का, तो एनसीईआरटी ने यहां पर बच्चा आपको बनाया है कि दे हैव जिलेटिनस, या ठीक है, यहां पर देखिए एनसीईआरटी में कुछ यहां पर सीट बनाया है, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस सीट। सर ये क्या है? ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, चारों तरफ से पानी है, तो यहां पास कुछ लिपिड के, कुछ वैक्सी लेयर है, जिससे ये पानी से अपने आप को बचा सके। अंदर में बॉडी को ड्राई रखना है, सूखा रखना है, चारों तरफ पानी है, अंदर में बॉडी को ड्राई कैसे रखे, सूखा कैसे रखे, तो इन्होंने अपने बॉडी के बाहर में कुछ चिपचिपे सब्सटेंस बना लिए। एनसीईआरटी ने इसी का नाम लिखा है बच्चा जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस सीट।
अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा। एनसीईआरटी में देखिए लिखा ना, इफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक, दिया है म्यूसिलिजिनस या जिलेटिनस सीड। एनसीईआरटी ने थ्योरी में जिलेटिनस वर्ड यूज किया है, यहां बच्चा म्यूसिलिजिनस वर्ड यूज किया है, तो दोनों सेम चीज है। ठीक है सर, ये हेट्रोसिस क्या है? सर ये हेट्रोसिस क्या है, इस कहानी को समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बोला नोस्टॉक, यहां देखिए नोस्टॉक का फिगर वापस से बना दूं, एक सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, सेल नंबर 6। पहला चीज तो ये क्लियर हो गया, बॉडी को अंदर से ड्राई रखना है, तो ड्राई रखने के लिए इन्होंने क्या किया, बाहर में कुछ चिपचिपे सब्सटेंस बना दिए ड्राई करने के लिए, क्योंकि पानी अंदर में इंटर ना कर पाए। समझ में आ गया? सेकेंड, इसके अंदर में कुछ स्पेशल सेल है, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे हैव स्पेशल सेल नोन एज हेट्रोसिस्ट। ये बच्चा हेट्रोसिस्ट है। सर ये हेट्रोसिस क्या होता है और क्यों होता है? हेट्रोसिस स्पेशल सेल है जहां चलेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन। तो सर स्पेशल क्यों बना? क्या सारे सेल नहीं करेंगे क्या? आपके दिमाग में ये चलेगा, सर हेट्रोसिस ही नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करता है? रीजन क्या है? सर पहला नंबर क्यों नहीं किया, दूसरा क्यों नहीं किया, तीसरा ही केवल क्यों किया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ना सर इन्होंने क्यों नहीं किया? उसकी एक मैं कहानी सुना रहा हूं जो कॉन्सेप्ट देगा, मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चा? N2 का हाइड्रोजन से जुड़ना और अमोनिया में कन्वर्ट होना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 नाम के गैस का N2 को हाइड्रोजन से जोड़ना और किसमें कन्वर्ट होना, अमोनिया में, ये हो गया बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया में बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। करेगा कौन? मोनेरा किंगडम के मेंबर। क्या सर सारे मेंबर करेंगे? नहीं बच्चा, सारे नहीं करेंगे, फ्यू मेंबर, कुछ मेंबर करेंगे। जैसे राइजोबियम करेगा, ठीक है, एजेटोबैक्टर करेंगे, एनाबैनानोस्टॉक करेगा। लेकिन रूल क्या है, जो मोनेरा किंगडम के मेंबर है, जैसे ये बच्चे ये सेल है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है, ई फॉर एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है बच्चा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से N2 को पकड़ेगा, N2 को पकड़ा और किसमें कन्वर्ट किया, अमोनिया, हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनके पास एक स्पेशल एंजाइम है, नाम है बच्चा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज फंक्शन तब करेगा जब बच्चा इसके आसपास में ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। नाइट्रोजिनेज सेंसिटिव है, वो फंक्शन करता ही नहीं है अगर आसपास में ऑक्सीजन नाम का गैस प्रेजेंट हो। तो अगर ऑक्सीजन है ये काम नहीं करेगा। अब देखिए लॉजिक को समझना, ये देखिए ये बच्चा एक सेल था, ये दूसरे सेल थे, ये तीसरा सेल था और ये चौथे सेल थे। सेल नंबर 1 ये कौन है बच्चा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करेगा, O2। अगर बताइए सेल के अंदर O2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? क्या नाइट्रोजिनेस काम कर सकता है? नहीं, यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। फिर से देखिए ये सेल के अंदर में बच्चा क्या है, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, अगर ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोजिनेस काम नहीं करेगा। इसलिए यहां क्या किया गया, एक स्पेशल सेल बना दिया गया, सेल में हार्ड कवरिंग बना दी गई। हार्ड कवरिंग इसलिए बनाया गया कि बाहर से कोई भी ऑक्सीजन गैस ना आए, और इनको बोला गया, सेल नंबर 3 को बोला गया अब फोटोसिंथेसिस मत करो, फोटोसिंथेसिस मत करो, यानी आप अपने अंदर में ऑक्सीजन गैस मत रिलीज कीजिए। आपके अंदर में ढेर मोटा सा दीवार बना दिया गया है, अंदर में ऑक्सीजन नहीं आ सकता। अब आपके अंदर में जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, अंदर में एंजाइम कौन है बच्चा, नाइट्रोजिनेस। अब नाइट्रोजिनेस आसानी से काम करेगा, इसलिए इनके अंदर में एक स्पेशल कवर्ड, स्पेशल मोटा सा एक सेल वॉल का थिकनिंग बना दिया गया। फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे नहीं, और इन सेल की जिम्मेदारी है कि आप किसके तरह काम करो, हेट्रोसिस्ट की तरह, और इनके अंदर में क्या होगा बोलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं तो खाना कहां से आएगा? हाँ, खाने के लिए टेंशन मत लो बच्चा, ये बगल से आपको मिल जाएगा, बगल से आपको खाना मिल जाएगा। आप
नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ही फोकस कीजिए। ये देखिए एनसीईआरटी में दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बोलो, क्या ये चीजें क्लियर है आपको? हेट्रोसिस समझ में आया? किसे किसे समझ में आया? मैंने थोड़ा डिटेल बता दी, बाकी तो आप रट्टा मारते हो, स्पेशल सेल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। चलो बताओ, किसे किसे हेट्रोसिस समझ में आ गया? दे हैव स्पेशल सेल जिसके अंदर फोटोसिन नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, सेल वॉल मोटे होंगे, ऑक्सीजन अंदर आएगा नहीं, नाइट्रोजनेस फंक्शन करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे वजह से यहां तक हमारा आज क्लास इंड हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा था, थोड़ा सा बचा था। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में इसे थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, तो यहां पास हम लोग आज इंड कर रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थोड़ा सा बच्चे बच्चे माइकोप्लाज्मा बोलो तो मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर दूं, बोलो तो फटाफट हम 2 मिनट में कंप्लीट कर ले, यस नो, या छोड़ दे आज, बोलो। मुनेरा तक कंप्लीट हो जाता या अगले क्लास में करेंगे, बोलो आप लोग जैसा। ठीक है, कुछ बोल रहे यस, कुछ बोल रहे नो। ठीक है, नो तो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसे कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। माइकोप्लाज्मा ही पढ़ना है, उसके बाद में हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम करेंगे, उसके बाद फंजाई करेंगे, उसके बाद वायरस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं। यहां तक आप पढ़ लीजिएगा, यहां तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है। नहीं सर, हाँ जिनके डाउट है वो रुक जाना, डाउट है पूछ लेना। सर बस एक सेल करेगा या पूरा नॉस्टक में नाइट्रोजन? नहीं नहीं, मान लो 100 सेल है, उनमें 5 सेल हेट्रोसिस बन गए, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। मान लो 100 सेल है, उनमें 5 सेल स्पेशल हो गए, उनके अंदर मोटा दीवार बना दिया गया। ठीक है, और उनको बोला गया आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कीजिए। सारा सेल नहीं बचा, कुछ सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करेंगे, इसलिए बोला स्पेशल सेल विच परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो और किसी को डाउट है पूछ लो, एनीवन, या आप लीव हो सकते हो। जिनको डाउट है वो केवल बोलो, जिनको डाउट है वो बोलो। किसी को? ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं तो इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, बाय बाय।